प्रोडक्ट जो है वो क्यों परचेज करता है? क्योंकि उस प्रोडक्ट के बिना उसको कुछ प्रॉब्लम होती है। हम इसको बोलते हैं ना प्रॉब्लम रिकॉग्निशन या नीड रिकॉग्निशन। उसको किसी चीज की जरूरत होती है, तब फिर वो उसके ऊपर रिसर्च करता है, फिर वो जो है उसके अंदर उसको अवेयरनेस क्रिएट होती है, आइडिया उसको जनरेट होता है कि हम इसको लें। उसके बाद उसके वो अपने जो भी पीयर हैं या उनके उसके जो भी रिलेटेड पर्सन्स हैं या सोसाइटी है, जहाँ से भी हो, एडवर्टाइजिंग है जिसके भी थ्रू, जो भी है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके थ्रू उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होती है और फिर वो डिसीजन लेता है प्रोडक्ट को परचेज करने का। तो पोजीशनिंग इसीलिए की जाती है कि कस्टमर अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि विच एवर प्रोडक्ट आई हैव बॉट, दैट प्रोडक्ट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। मीन्स कि वो प्रोडक्ट खरीद करके उसने गलती नहीं की है। जिस बेस पे आपने उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग की है, उस बेस पे उसने उसको परचेज किया और वो परचेज करने के बाद उसको फील हो रहा है कि यस, प्रोडक्ट इज ऑफ वैल्यू विच आई हैव पेड। जो वैल्यू मैंने अपनी पे की है, वैल्यू का मतलब है कि वो मॉनेटरी वैल्यू भी है, वो एफर्ट वाली वैल्यू भी है। मीन्स उसने सर्च किया उस प्रोडक्ट के बारे में, रिसर्च की, उसको लेने के लिए एफर्ट लगाया गया, या फिर ऑनलाइन भी सर्च किया अगर, तो उस फिजिकल मेंटल जो भी वैल्यूज उसने पे की, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू उसने पे की, तो सारी वैल्यूज का जो टोटल सम है, उसके एवरेज में, मतलब उसके यू कैन से दैट इन एक्सचेंज ऑफ दैट वैल्यू दैट द कस्टमर पेड, उसके एक्सचेंज में उसको जो प्रोडक्ट मिला है, द कस्टमर इज वेरी satisfied from that product, or you can say he is very delighted to having that product। तो ये कस्टमर का बेनिफिट हुआ कि उस पोजीशनिंग कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप किया गया है कि कस्टमर मतलब अपने, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है किसी भी प्रोडक्ट के परचेज में या सर्विस के परचेज में, सपोज आपने कहीं भी एडमिशन लेने के लिए डिसाइड किया, या आपने कोई बड़ा मतलब कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिसाइड किया, तो आपके पास कोई पॉइंट होना चाहिए ना जिसके बेसिस पे आप अपने आप को भी जस्टिफाई कर सको, अपने मन को भी, कि हाँ ये चीज मुझे बहुत अच्छी मिली है, और दूसरों को भी। तो ये काम करती है पोजीशनिंग कि जिसके बेसिस पे कस्टमर जो है वो, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो पैसे खर्च किए, उसके बदले में उसको कोई अच्छी चीज मिली। देन सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट, तो सेल्फ इमेज एनहांसमेंट, ईगो आइडेंटिफिकेशन, belongingness and social meaningfulness and attractive fulfillment। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये सेल्फ इमेज एनहांसमेंट का मतलब कि जो प्रोडक्ट या जो कंपनी है उसकी खुद की इमेज जो है वो एनहांस होती है पोजीशनिंग के बेसिस पे, जिस भी लेवल पे वो अपने आप को पोजीशन करता है, लाइक फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट है ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, या जो प्रोडक्ट की इनसाइड टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे, या स्टाफ ऑफ योर फॉर्म है ना, अगर कोई सर्विस कंपनी है सपोज, तो वो अपने उसके स्टाफ वेल बिहेव्ड, वेल कम्युनिकेटेड है ना, बहुत ही तरीके से सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो इट ही मतलब दैट कंपनी कैन पोजीशन इटसेल्फ ऑन बेसिस ऑफ स्टाफ ऑल्सो। यानी कि जो भी या किसी भी तरीके से जो भी मतलब लेवल ऑफ वो अपना सेल्फ इमेज एनहांस करते हैं। ईगो सेटिस्फैक्शन होता है ना, अगर कोई चीज अच्छी होती है तो उससे, चाहे वो कस्टमर की बात हो चाहे वो प्रोडक्ट कंपनी की बात हो, दोनों का ही ईगो सेटिस्फाई होता है। बिलोंगिंगनेस एंड सोशल मीनिंगफुलनेस है ना, अगर कस्टमर परचेज कर रहा है और जो कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही है, ऑफर कर रही है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को मतलब इस ट्रांजैक्शन के थ्रू दोनों का ही फायदा हो रहा है। तो दोनों की ही जो बिलोंगिंगनेस है, मीन्स उनकी जो फैमिली है, उनके जो सोसाइटी है, वो सारा कुछ वहाँ पे उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है उनको, सोशली भी हो रहा है ना, फैमिली वाइज भी हो रहा है। तो बिलोंगिंगनेस एंड सोशल मीनिंगनेस उसकी वजह से क्रिएट होती है, और अफेक्टिव फुलफिलमेंट होता है, फुलफिलमेंट ऑफ
है ना, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ जितनी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फुलफिलमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं जिन पोजिशनिंग के पीछे, जिनकी वजह से पोजिशनिंग को किया जाता है। ठीक, पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट्स में एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक प्रोवाइड सेंसरी स्टिमुलेशन एंड प्रोवाइड कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। तो सेंसरी स्टिमुलेशन का मतलब है कि आपके सेंस ऑर्गन्स से देखने की वजह से, अगर आप किसी प्रोडक्ट की किसी फीचर की वजह से या किसी भी वजह से उसकी, जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स उसको फील कर सकते हैं, वो जब स्टिमुलेट होता है कस्टमर उसको परचेज करने के लिए और अफोर्ड करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं सेंसरी स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना। मींस दैट पोजीशनिंग इज डन बाय प्रोवाइडिंग सेंसरी स्टिमुलेशन। एंड कॉग्निटिव स्टिमुलेशन का मतलब किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना। कॉग्निटिव का मतलब आप उस चीज को अगर किसी चीज को आप मतलब उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, यानी पोजीशनिंग किसी भी बेसिस पे हो सकती है। इट कैन बी ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, इट कैन बी ऑन बेसिस ऑफ फीचर्स, एट्रीब्यूट, ठीक है, प्राइस, बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्ट्रेटजीज होती हैं पोजीशनिंग की, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो जिसकी वजह से आप उसको पहचानते हो, जिसकी वजह से आप उसको जानते हो, तो वो अगर आपको वो स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, तो इसको हम कहते हैं टू प्रोवाइडिंग कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। नाउ बेसिस एंड स्ट्रेटजीज फॉर पोजीशनिंग। क्या होते हैं बेसिस और क्या होती हैं स्ट्रेटजीज पोजीशनिंग की? तो प्रोडक्ट और सर्विस एट्रीब्यूट, है ना, एट्रीब्यूट के बेसिस पे आप पोजीशनिंग कर सकते हो। टेक्नोलॉजी पोजीशनिंग, बेनिफिट पोजीशनिंग, यूजर कैटेगरी, कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग, इंटीग्रेटर पोजीशनिंग, पोजीशनिंग ऑफ लीडर, पोजीशनिंग ऑफ फॉलोअर, रीपोजीशनिंग, डीपोजीशनिंग। तो इतनी स्ट्रेटजीज आप जो है पोजीशनिंग के साथ अटैच कर सकते हो। तो व्हाट आर बेसिस एंड स्ट्रेटजीज? तो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट और सर्विस एट्रीब्यूट। तो यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस एट्रीब्यूट का मतलब मे इंक्लूड फीचर्स सच एज साइज, कलर, है ना, एरोमा, इंग्रेडिएंट्स, स्पीड, एक्सेट्रा, है ना। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज, है ना, डिलीवरी, जैसे मान लो कोई वो है सर्विस है, तो हाउ इज इट्स डिलीवरी, हाउ क्विक इज इट्स डिलीवरी, है ना। कोई जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट है, तो वहां से आप जो है होम डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हो, कोई किसी चीज को होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर रहे हो, तो कितना क्वालिटी कैसी है, होम डिलीवरी में टाइम कितना है, बहुत सी चीजों की। जैसे कि डोमिनोज पिज्जा ने अपनी पोजीशनिंग किस पे कर रखी है? क्विकेस्ट डिलीवरी, है ना। डोमिनोज पिज्जा की है ना कि 20 मिनट्स में पिज्जा अगर नहीं पहुंचा तो फ्री कर देते हैं पिज्जा। मैम 30 मिनट्स 30 मिनट, हाँ। तो डोमिनोज जो है वो उसने अपनी पोजीशनिंग ये फास्टेस्ट डिलीवरी के बेसिस पे कर रखी है, लाइक दैट। देन टेक्नोलॉजी पोजीशनिंग, पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी shows that a firm is on the cutting edge, etc. Sorry, example, Oracle as database software, Microsoft for PC market। यानी कि आप उस टेक्नोलॉजी में अगर आप बेस्ट हो, तो यू कैन पोजीशन योरसेल्फ बाय टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग। ठीक है, जैसे कि जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि सोनी ब्रेविया के जो ये हैं OLED एंड LEDs, है ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो जो कह सकते हो कि टेक्नो टॉपर्स, यानी कि जो टेक्नोलॉजी में अपने जो सिमिलर आइटम्स हैं या सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्हें जो टेक्नोलॉजी को जिन्होंने अपनी पोजीशनिंग कर रखी, टेक्नोलॉजी वाइज अपनी पोजीशनिंग कर रखी है, यानी कि वो उनकी टेक्नोलॉजी से बेटर हमको टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है, तो इसको इसलिए जो है हम वही उसी प्रोडक्ट को चूज करते हैं या उस प्रोडक्ट को ही खरीद करके सेटिस्फाइड होते हैं। तो इस तरह से बहुत से एग्जांपल हैं, लाइक जैसे इन्होंने बताया माइक्रोसॉफ्ट और पीसी मार्केट, है ना। पीसी मार्केट के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। या फिर ऑडी कार्स, है ना, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। बेनिफिट पोजीशनिंग, बेनिफिट लाइक बेनिफिट पोजीशनिंग, benefit positioning is generally a stronger basis for positioning because it answers the consumer question, what will his product service do for me, है ना। यानी कि बेनिफिट आपको किस चीज का मिलता है?
यानी कि प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है उससे उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट है। अगर इस चीज को आप अपना यूएसपी बनाते हो, यानी कि पोजीशनिंग इस चीज के ऊपर करते हो, तो इट कैन बी कॉल्ड एज बेनिफिट, यू कैन बी कॉल्ड एज बेनिफिट पोजीशन। ठीक, तो जैसे कि वॉल्वो को उन्होंने एग्जांपल दिया कि वॉल्वो फॉर सेफ्टी, या फिर जैसे कि कोई जो भी टूथपेस्ट है, तो टूथपेस्ट लाइक कोलगेट फॉर डेंटल केयर, है ना, डेंटल केयर एंड फॉर कैरी डेंटल, क्या कुछ उसका वो रहता है ना टैगलाइन, फ्रीडम फ्रॉम कैरीज ऐसे करके कुछ देता है वो, दांतों की सुरक्षा करके, सुरक्षा चक्र, ये है दांतों का सुरक्षा चक्र कुछ। They were positioned their products for like benefit positioning, वो लोग बेनिफिट पोजिशनिंग के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट। देन यूजर कैटेगरी पोजिशनिंग रिलाइज ऑन कस्टमर सेगमेंट्स, फॉर एग्जांपल द पेप्सी जनरेशन, व्हीट इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस। तो यूजर कैसा है, यूजर जो है उसकी कैटेगरी कैसी है, वो सॉफ्ट ड्रिंक वाला यूजर है या लस्सी वाला यूजर है, या जो है वो मींस मॉडर्न टाइप की उसकी हैबिट्स हैं, जो भी कंज्यूमेबल्स हैं, या फिर जो देसी टाइप के, यानी कि जिस तरह की उसकी हैबिट है यूजर की, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट या सर्विस को पोजीशन कर सकते हो। देन कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग, बहुत बहुत बार जो पोजीशनिंग होती है प्रोडक्ट की, वो किसी कॉम्पिटिटर को टारगेट करके की जाती है। लाइक आप देखते हो सर्फ और ये टाइड और एक और का, सर्फ का या फिर रिन का, किसी का वो चलता है ना, एड देखा होगा आपने, दोनों का दिखाते हैं, दोनों को कंपेयर करते हुए कि टाइड है तो वाइट है, और उसको जो है मतलब कम दाम में इतना कैसे, इतना सफेद कैसे। धूप में बैठ जाओ, हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर देखा होगा आपने टाटा सॉल्ट और एक और कौन सा सॉल्ट आता था, इसका ऐड आता था ना कि ये है टाटा नमक और ये है कैप्टन कुक नमक, वो ऐड देखा है कैसे जरूरत से गिरा जा रहा है। हैव यू सीन दैट ऐड? यस मैम। Yes, ma'am. देखा है ना मैम वो तो इस एक तरह में से, टाटा नमक टाटा हाँ, सॉल्ट वो डिसॉल्व करते हैं तो वो टोटल क्लीन हो जाता है, हाँ और तो एक मैम डिस्टिल्ड रहता है वो। हाँ, तो इस टाइप से दिखाते हैं। तो मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिटर को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट की एक इमेज बनाते हैं कस्टमर के माइंड में कि हमारा प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से अच्छा है, तो उसको हम कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग कहते हैं। देन इंटीग्रेटेड पोजीशनिंग, इंटीग्रेटर्स प्रोवाइड एवरीथिंग अ कंज्यूमर नीड्स इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी, तो इंडस्ट्री और इवन इन अ जनरल, ठीक है। तो यानी कि मतलब जैसे कि कई बार होता है, आप किसी शॉप में गए और वहाँ पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, अगर उससे कुछ अलग आपको कुछ फीचर्स चाहिए उसमें या कुछ भी है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा हम आपको करा के दे देंगे, है ना। तो इस जो ये जो अप्रोच होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटर पोजीशनिंग, यानी कि वहाँ पे जो प्रोवाइडर है, मींस जो सेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है, वो कस्टमर की हर एक नीड एंड रिक्वायरमेंट को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए रेडी होता है, और वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसको करके देता भी है। तो इस बेसिस पे वो अपने आप को पोजीशन करते हैं कि वी विल इंटीग्रेट वॉट एवर यू वांट, ठीक है। देन पोजीशनिंग ऑफ लीडर, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि हम मार्केट लीडर की बात हम लोगों ने की थी ना, वी हैव स्टडीड अबाउट मार्केट लीडर, मार्केट फॉलोअर, ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। No, ma'am. अच्छा, एमएम स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट
स्ट्रेटजीज जहाँ की फॉर्म्स जो है वो 4 तरह से एक्ट कर सकती हैं मार्केट में। वन इज मार्केट लीडर, सेकेंड इज मार्केट फॉलोअर, थर्ड इज मार्केट चैलेंजर एंड फोर्थ इज मार्केट निशर। तो व्हाट आर मार्केट लीडर्स? जिनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हो, प्राइसिंग मतलब इन केस ऑफ प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मार्केट शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी, हर मामले में जो फर्म सबसे आगे है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। कि जैसे ही मान लो अगर आप 4 व्हीलर इंडस्ट्री का नाम लेते हो तो कौन हो सकता है मार्केट लीडर? मतलब वो तो रिसर्च की बात है, वो आपको जो रिसेंट डेटा है वो देखना पड़ेगा। बट यू कैन से, अगर फॉर एग्जांपल अगर हुंडई को हम मान लेते हैं कि हुंडई इज मार्केट लीडर, तो उसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसकी प्राइसिंग जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब सारे एस्पेक्ट्स में वो सबको लीड कर रहा है, तो वो मार्केट लीडर है। तो अपने आप सब लोग फिर मतलब कस्टमर जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो लार्जेस्ट, जहाँ पे लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू है, तो वो एस्पेक्ट जो है वो वैसे ही, जहाँ जो आपको पता चलेगा कि इस बंदे की मार्केट सब में रेप्यू सबसे अच्छी है, तो आप अपने आप अट्रैक्ट होते हो कि हाँ हम भी यहीं से, हम भी इसी का सामान खरीदे, है ना, जिसको आपको पता है कि इसका सामान इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है। तो इस तरह से अपने आप को जो जो मार्केट लीडर फॉर्म्स होती हैं, दे पोजीशन देमसेल्व एज मार्केट लीडर, और यही उनका एक यूएसपी बन जाता है, और इसके बेसिस पे कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देन पोजीशनिंग ऑफ फॉलोअर, क्लेमिंग टू बी ओनली सेकंड टू द बेस्ट। ठीक है, लोन जैसे कि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि अभी आज ही पेपर में शायद आया है कि टाटा has become second number company in our country in case of 4 wheelers। तो जैसे जो लीडर है उसको जो फॉलो करने वाली जो फॉर्म्स होती हैं, वो अपने आप को मतलब वो फॉलोअर्स होते हैं, उनका वो ज्यादा पीछे नहीं होते लीडर से इन केस ऑफ मार्केट शेयर, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब एस्पेक्ट्स में वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं होते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ फॉलो करते हैं, उनको पता है कि जो टेक्नोलॉजी लीडर्स मतलब जो सारी चीजें वो लीडर को एक तरह से सिर्फ फॉलो करते हैं, जो चीजें लीडर कर रहा है वही चीजें वो करते हैं, बस वो उसको अटैक नहीं करते, उसकी मार्केट बेस को अटैक नहीं करते। वो अपना जितना उनका मार्केट बेस है फॉलोअर्स का, उतने में ही वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखते हैं, और वो ये पोजीशन करते हैं कि वी आर ओनली द सेकंड, मतलब हम पहला जो है उसके बाद हम ही हैं। तो अगर वहां पे कुछ ज्यादा प्राइसिंग डिस्काउंट और ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो कस्टमर कैन अट्रैक्ट, वो उसको लगेगा कि हाँ जो पहले नंबर पे है उससे ये थोड़ा ही पीछे है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हमको क्वालिटी वाइज या किसी भी तरह से नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से पोजीशनिंग ऑफ फॉलोअर भी होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह से पोजीशन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे उन 2 चीजों की बातें नहीं हुई है, लेकिन मैं आप लोग के नॉलेज के लिए वो 2 चीजें भी बता देती हूँ कि दो और कैटेगरीज होती हैं मार्केट चैलेंजर्स। तो मार्केट चैलेंजर्स वो होते हैं जो कि लीडर से थोड़ा ही पीछे होते हैं, फॉलोअर्स टाइप में ही उसी रेंज में होते हैं, बट वो करते क्या है कि वो लीडर बनने के लिए हमेशा अटैक करते रहते हैं। अटैकिंग मतलब उनका जो है ऑफेंसिव मोड में वो होते हैं, वो और फॉलोअर्स जो होते हैं वो डिफेंसिव मोड में होते हैं, है ना। ये डिफेंस करते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि हमारा कमजोर पॉइंट है, जहाँ पे लगता है कि सामने वाला जो लीडर है वो अटैक कर रहा है या चैलेंजर अटैक कर रहा है, तो उन चीजों को ये मतलब ये केवल डिफेंस करते हैं, ये अपनी चीजों को बचाते हैं, ये फ्रंटल अटैक नहीं करते। बट जो चैलेंजर्स होते हैं वो अटैक करते हैं, और वो लीडर बनने की कोशिश करते हैं, या तो लीडर को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर लीडर के आगे जाने की कोशिश करते हैं। और निशर्स जो होते हैं मार्केट में, वो छोटी फॉर्म्स होती हैं जो कि अपने एरिया के स्पेशलाइज्ड होते हैं, और वो मतलब उनका लिमिटेड जो होता है टेरिटरी होती है उनकी, और जो बड़ी फॉर्म्स होती हैं वो उनकी सर्विसेज लेती हैं, और वो छोटी फॉर्म्स जो होती हैं वो अपनी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो है वो बड़ी फॉर्म्स को देती हैं। तो इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन वगैरह का खतरा नहीं होता, ये अपने एरिया में मतलब मस्त खुश रहते हैं, और अपना जो काम है वो अच्छे से करते हैं। तो इससे इनका
जो इनका अपना मार्केट शेयर है वो अपने आप बना रहता है, उसमें कुछ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर है ये चारों चीजें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस में आया तो मैंने आप लोग को बता दिया। हो सकता है अगर आपके में होगी ये होगा सिलेबस में तो फिर मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगी। फिर बेसिस ऑफ बेसिस जो है वो अच्छा बेसिस में रीपोजिशनिंग स्ट्रेटजीज भी होती हैं। रीपोजिशनिंग का मतलब है कि पहले से कोई बात पे कोई मतलब एस्पेक्ट पे आपने पोजीशन कर रखा हो अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को, और वो फिर अगर प्रोडक्ट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या सर्विस आपकी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, देन यू कैन रीपोजिशन योर प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि अब आप उस पोजीशनिंग से हट करके किसी और जो आपको लगता है कि आपका वो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, आपको वो फायदा पहुंचा सकता है, या आपका कोई स्ट्रेंथ है या जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको आप अपना मतलब उसके बेसिस पे आप रीपोजिशन कर सकते हो। रीपोजिशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू और मॉडिफाइड ब्रांड, कंपनी और प्रोडक्ट पोजीशन। ठीक है, जैसे कि कैडबरी ने किया, डाबर ने किया, है। डाबर ने क्या किया, फार्मा कंपनी थी, फिर वो एफएमसीजी में भी आ गई। कैडबरी ने क्या किया कि पहले वो बेसिकली चॉकलेट्स वगैरह ही मैन्युफैक्चर करती थी, फिर बाद में और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में आ गए। A company may enhance or modify a position based on market feedback। ठीक है, तो इस तरह से पोजीशनिंग जो है वो मार्केट फीडबैक के बेसिस पे भी कोई कंपनी अपने मतलब अपना जो प्रोडक्ट का जो भी उसके पोजीशनिंग है वो कर सकती है, या फिर उसका जो सेल्फ इमेज है वो एनहांस कर सकती है। याहू रिपोजिशन फ्रॉम ऑनलाइन गाइड टू वेब पोर्टल, है ना। अमेजन रिपोजिशन फ्रॉम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुक स्टोर टू अर्थ बिगेस्ट सिलेक्शन। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने आप को रिपोजिशन किया, और जो इनका जो पहले फंक्शनिंग थी उससे अलग हटके जब इन्होंने किया तो अपने आप को रिपोजिशन किया। देन डीपोजिशनिंग, चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स रिलेटिव टू आइडेंटिटी ऑफ ओन प्रोडक्ट्स। तो डीपोजिशनिंग का मतलब है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनको आप डिमोरलाइज टाइप की पोजिशनिंग करो, यानी उनको आप नेगेटिव पोजिशनिंग करो और उनके कंपैरिजन में अपने आप को अच्छा बताते हो, तो दैट बी कॉल्ड एज डीपोजिशनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स रिलेटिव टू आइडेंटिटी ऑफ ओन प्रोडक्ट्स। जैसे बिंगो और लेज, है ना, दोनों के बीच में एक दूसरे को डीपोजिशन करते रहते हैं। फेयर एंड लवली और इमामी, पहले इमामी के बहुत आते थे एड्स ना, अब नहीं आते। फेयर एंड लवली जो है वो इमामी का ही प्रोडक्ट है क्या? Yes, ma'am. तो पहले इमामी जो था वो पहले हिमानी करके आता था। ठीक है, जो इमामी था वो पहले हिमानी करके आता था, बहुत पहले, तुम लोगों ने नहीं देखा होगा। जब मैं तो मतलब जब हम लोग छोटे रहे होंगे तो उस टाइम हिमानी क्रीम करके आता था, फिर बाद में वो इमामी के नाम से आया, और फिर उसका जो है वो मतलब फेयर एंड लवली उसका प्रोडक्ट आया। तो यहाँ पे जो है डीपोजिशनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिंगो और लेज तो अलग अलग है ना। यस मैम। इसके एग्जांपल्स क्लियर नहीं हो रहा। डीपोजिशनिंग के एग्जांपल देखो जरा, कहीं गूगल पे डाल के देखो, क्योंकि ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। सर्च कर रहे हो? मैम डीपोजिशनिंग प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट आ जाना ना, या फिर नाम चेंज हो जाना। हाँ,
मैम तो जैसे पहले फेयर एंड लवली आती थी, अब वो ग्लो एंड लवली हो गई है शायद। Yes, ma'am. हाँ तो मैम तो ऐसे ये और फेयर एंड लवली टू इमामी क्यों लिखा हुआ है? फेयर एंड लवली टू इमामी क्यों लिखा हुआ है? बिंगो जो है वो लेज हो गया है, ऐसा है? नहीं, बिंगो तो अलग मैम है, ये लेज तो अलग बहुत है। पहले से चला आ रहा है मैम, वही तो। बहुत पहले से था हम लोग एंड नहीं, बिंगो इंडियन डिपोजिशनिंग ब्रांड है। कंप्लीट हो गया ना ये? जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रेटजीज कंप्लीट हो गए। रुको, उसको मैं और थोड़ा सा देख के फिर बताते हैं तुम लोग को, है ना? तो अब बाकी चीजें समझ में आ गई ना? क्योंकि डीप पोजिशनिंग में तो उन्होंने उससे एग्जांपल्स मुझे कंफ्यूज कर दिया, मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था उसका। डिपोजिशनिंग का वही मीनिंग है जो मैं बता रही हूँ, वो नहीं है, चेंज नहीं होना है। इमामी, ये पता करो, इमामी और फेयर एंड लवली सेम है? फेयर एंड लवली पे इमामी अलग है ना? इमामी Yes, ma'am. Yes, ma'am. अलग है ना? यस, क्योंकि डिपोजिशनिंग का मतलब यही है कि दूसरे को Both have the हाँ, same. yes, yes. Imami is previously Himani, then it came to known as Imami, and Fair and Lovely और दोनों के इमामी के दोनों के वो प्रोडक्ट मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों के बीच में जैसे फेयर एंड लवली क्या करता है, वो जो है एक तरह से पहले जो ऐड आते थे उसके, तो वो डिपोजिशन करता था इमामी को। ठीक है, डिपोजिशनिंग मीन्स कि आप दूसरे की बुराई करके उसको गिराने की कोशिश करो, उसको नीचा दिखाओ। That is literal meaning of depositioning. Ma'am, so is it permissible to do that, और क्या इसके लिए दूसरी कंपनी स्यू कर सकती है दूसरी कंपनी को? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो उनको डायरेक्ट नहीं करते ना, वो कुछ मतलब उसमें जैसे देखोगे आप इस तरह के ऐड आते हैं तो वो ब्लर कर देते हैं ना। अगर वो बगल में बाजू में अगर उस वाले प्रोडक्ट को दिखा रहे होंगे तो दे कुछ ब्लर कई बार हो भी जाते हैं, कई बार कर देते हैं वो डायरेक्ट नेम नहीं यूज कर सकती किसी भी हाँ, डायरेक्ट नेम नहीं यूज कर सकते। There's one incident from my school time. There was this advertisement campaign we had to plan, and you had to make yourself like a product of your own. So I made a shampoo, and then I like designed the advertisement for that, and I took Sunsilk in comparison to the one I had made. So at that point, my mom told me that you never have to do this because letting down the other product is नहीं, तो that is possible, but it is not directly, it is not possible directly, क्योंकि इस केस में ना they can take their names, they never use their original products in the advertisement. अगर वो वहाँ पे शो भी करते हैं ना तो they show that product as blurred image, और वहाँ पे कुछ नाम चेंज करके लिख देंगे, है ना? इस टाइप का की कुछ स्ट्रेटजी वो अप्लाई करते हैं। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, बट वो उसको मतलब ओरिजिनली, जैसे कि हम देखते हैं ना कि मीम्स, देयर आर मीम्स, और बहुत सारे ऐसे हम लोग देखते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे जैसे केजरीवाल को केजरीवाल इस टाइप से नाम कर देते हैं ना, नाम वैसा ही रहेगा, आपको पता चल जाएगा उस पर्सन का जो गेटअप होगा वो वैसा ही होगा, बट वहाँ पे वो सारी चीजें चेंज कर देते हैं। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ भी है, वो डायरेक्ट नहीं शो करते हैं, बट डिपोजिशनिंग मीनिंग इज लिटरली सेम, कि सामने वाले को आप नीचा गिरा करके अपने आप को ऊंचा उठाओ कस्टमर्स की निगाह में, तो वही चीज होती है डिपोजिशनिंग स्ट्रेटेजी। ठीक, तो दीज आर पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज। जस्ट अ सेकेंड, है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर और कोई टॉपिक पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ाऊंगे। थैंक यू स्टूडेंट। तो बीकॉम स्टूडेंट्स कैन लीव द क्लास सो दैट आई कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ MM क्लास। Thank you, ma'am. थैंक यू बच्चों।